हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में सिया सोल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में आरव अपने ज़ख्मी हाथ से खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जल जाते हैं। ये देखकर दीदी माँ तुरंत उसके पास आती हैं और प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर देती है। दीदी माँ एक एक निवाला बनाकर अपने बेटू और आरव को खिला रही थी। आरव उनके हाथों से ऐसे खाता है जैसे महसूस हो रहा हो उसे कि वो अपनी माँ के हाथों से खाना खा रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आते हुए बोलती है प्यारी सी आवाज़ में, माँ। यह आवाज़ सुनते ही सब एकदम चौंक जाते हैं। दीदी माँ और आरव दोनों उस तरफ देखते हैं। आरव की नज़रें जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, उसका गुस्सा फिर से उभर आता है। उसके पास पड़ा नाइफ वो उठाता है और उसकी तरफ तेज निगाहों से घूरते हुए कर देता है। वो लड़की और कोई नहीं, खुशी थी। खुशी की नज़र सबसे पहले दीदी माँ पर जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरव से टकराती है वो शॉक हो जाती है और उसके होंठों से निकलता है, आरव। दीदी माँ भी ये सुन लेती है। उनकी आंखें एकदम से बदल जाती है। यहाँ आरव गुस्से में बरस पड़ता है। वो थोड़ा नाइफ आगे करते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पूछते हुए आरव गुस्से में बेड से यानी उस चारपाई से आगे बढ़ रहा था। दीदी माँ आरव की तरफ देखती हैं जो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में बहुत तेज गुस्सा था। आरव को गुस्से में देख दीदी माँ उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, बेटा शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब आरव दीदी माँ को भी टच करने नहीं दे रहा था। वो पीछे हो जाता है। खुशी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पीछे से बोलती है, आरव शांत हो जाओ। और ऐसा बोलकर वो उसके पास बढ़ती है, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। यहाँ आरव नाइफ अभी भी पकड़े हुए था और वो गुस्से से थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है, ये तुम्हारी चाल थी मुझे यहाँ तक लाने की? खुशी डरे हुए लेकिन मजबूती से कहती है, नहीं आरविका, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। यहाँ दीदी माँ इन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये बात सुनकर खुशी दीदी माँ की तरफ देखती है, लेकिन आरव भड़क उठता है और गुस्से से कहता है, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया था, धोखेबाज हो तुम। यहाँ खुशी आरव को रोकते हुए बोलती है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है आरव। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव उसकी तरफ नाइफ फेंक देता है। खुशी तेजी से साइड हो जाती है और चाकू सीधा जाके दरवाजे पर लगता है। खुशी घबरा कर दीदी माँ के पास आ जाती है और कहती है, प्लीज़ आरव, पहले मेरी बात तो सुनो। और यहाँ आरव का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे आरव की कंडीशन और बिगड़ती जा रही थी। दीदी माँ खुशी को संभालते हुए बाहर ले जाती हैं। बाहर एक कमरे में एक पुराना सा स्टूल पड़ा था। उस पर उसे बिठाकर कहती है, बेटा तू यहाँ बाहर ही रहे, तुझे देखकर आरव खुद को और नुकसान पहुँचाएगा। ये कहते हुए उनकी नज़र खुशी के हाथों और पैरों में चोट लगी घाव पर पड़ते हैं। वो कहती है, और तू ठीक है ना? तुझे इतनी चोट कैसे आई? यहाँ खुशी कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप बस उसे संभालिए, उसकी दवा करवाइए। दीदी माँ बोलती है, मैंने हकीम चाचा से दवा करवा दी है, पर पहले मुझे ये बता तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो और तुम दोनों को इतनी चोट कैसे लगी? यहाँ खुशी दीदी माँ को सारी बातें बताने लगती है और कुछ पुरानी बातें भी, आरव से रिलेटिव भी। और इधर अंदर उस चारपाई पर आरव गुस्से में बैठा था, हाथों पर सर रखे हुए, सर को थोड़ा झुकाए हुए। उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक से याद आ रहे थे, जिससे वो परेशान हो रहा था। उसे अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। और इधर दूसरी तरफ महक, अनायरा और कबीर पहुंच जाते हैं मॉल। कबीर सीधा जाके मॉल के बाहर कार रोकता है। अनायरा और महक उतरते हैं। कबीर कहता है, मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम लोग मेरा वेट करना। और वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ अनायरा और महक कबीर का एक सेकंड भी वेट ना करते हुए सीधा मॉल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ कबीर कार पार्क करते सीधा आता है एंट्रेंस की तरफ, लेकिन वो देखता है ना अनायरा है ना महक।
क्योंकि जब तक कबीर आता है महक और अनारा तो जा चुके थे अपने शॉपिंग के लिए। यहाँ कबीर इधर उधर देखता है, फिर कहता है यार हद है, मैं ही लेकर आया और मुझे ही अकेला छोड़कर चली गई दोनों। इन दोनों को पता नहीं क्या शॉपिंग का भूत सवार होता है इतना। और ऐसा कहते हुए वो भी मॉल के अंदर चला जाता है। यहाँ महक अनायरा का हाथ पकड़कर खींचते हुए मॉल में एक शॉप पर ले जाती है और बोलती है चलना यार, मस्त सी ड्रेस लेते हैं। यहाँ अनायरा महक को हाथ पकड़कर खींच कर रोकती है और कहती है नहीं, मुझे साड़ी लेनी है। महक थोड़ा मुंह बनाकर बोलती है यार साड़ी कौन पहनता है। और ऐसा बोलते हुए वो अनायरा को खींच ले जाती है एक शॉप पर जिधर हर तरह की ड्रेसेस थी, ओनली वेस्टर्न ड्रेसेस। और इधर कबीर मॉल में इन दोनों को देख रहा होता है, पर ये दोनों उसे दिख नहीं रही होती हैं। फिर वो अनायरा को कॉल करता है। यहाँ शॉप के अंदर अनायरा का फ़ोन रिंग होता है तो महक कहती है आ गया बंदर का कॉल, और हंसती है थोड़ा सा। अनायरा कहती है तेरी वजह से ही आया है, तू है ना राजधानी एक्सप्रेस, एक सेकंड के लिए नहीं रुकती। अब उसे हम दिख नहीं रहे हैं इसलिए वो कॉल कर रहा है। और ऐसा कहते हुए वो फ़ोन पिक करती है। सामने से कॉल पर कबीर कहता है यार अनु कहाँ है तू, 2 मिनट भी वेट नहीं किया जाता तुझसे और तेरी वेस्टी से। यहाँ अनायरा और महक दोनों हंसते हैं और अनायरा कहती है बंदर तू ना सेकंड फ्लोर की थर्ड शॉप पर आ जा, हम वहीं हैं, और हाँ जल्दी आना। यहाँ कबीर बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ वेट, और कॉल कट हो जाता है। यहाँ अनायरा और महक दोनों शॉप के क्लॉथ्स देखने लगते हैं, वो ड्रेसेस देखने लगते हैं। पर महक को उस शॉप की ड्रेसेस पसंद नहीं आ रही थी। महक की आदत थी वो 2 सेकंड में ही अपनी चॉइस को चेंज कर देती थी, इसलिए वो तुरंत ही अनायरा से बोलती है यार यहाँ की ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी नहीं है अनु, यार दूसरी शॉप पर चलते हैं, इधर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ अनायरा कुछ बोलती है उससे पहले ही महक उसे खींच कर बाहर ले आती है उस शॉप के। यहाँ अनायरा उसे ताने मारते हुए बोलती है मैंने तुझे पहले ही बोला था उधर ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस नहीं मिलती हैं और मुझे साड़ी खरीदनी है। यहाँ महक कहती हाँ हाँ ठीक है देवी जी चलते हैं, और एक शॉप की तरफ पॉइंट आउट करती है और कहती है उस शॉप पर चलते हैं, उधर ऑल वैरायटीज़ है, आई थिंक तेरी साड़ी भी मिल जाएगी। यहाँ अनायरा भी एक्साइटेड होके बोलती हाँ फिर ठीक है। फिर दोनों शॉप में चले जाते हैं। यहाँ कबीर लिफ्ट की तरफ जाता है जो पहले से फुल थी और बाकी लिफ्ट्स नहीं थी, इसलिए वो वेट कर रहा था। आफ्टर 2 मिनट्स एक लिफ्ट आती है जो मुश्किल से उसे खाली मिलती है। वो लिफ्ट लेता है और ऊपर जाता है। उसी शॉप पर जाकर अनायरा और महक को ढूंढने लगता है, पर कबीर को दोनों के दोनों नहीं दिख रहे होते हैं। वो अंदर शॉप में अंदर तक देखने लगता है कि अनायरा और महक कहाँ पर है, पर अनायरा और महक तो दूसरी शॉप जा चुके थे। और इधर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर मैनेजर अजय बेचैनी से डॉक्टर का वेट कर रहा था। तभी रूम की इमरजेंसी लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर रूम से बाहर आते। अजय तुरंत उनके पास जाता है और घबराते हुए पूछता है डॉक्टर क्या राघव ठीक है। यहाँ डॉक्टर बिल्कुल शांत बट सीरियस टोन में कहते हैं ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। और हाँ आप मेरे कैबिन में आकर मिलिए, मुझे आपसे राघव के बारे में कुछ बात करनी है। अजय बोलता है जी, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अजय पलटकर इमरजेंसी रूम की तरफ देखता है और धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ता है। वो उस रूम के अंदर जाता है। यहाँ अंदर राघव बेड पर लेटा हुआ था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथों में ड्रिप लगा हुआ था। साइड वाली मशीन पे उसकी हार्ट बीट ब्लिंक कर रही थी और साउंड कर रही थी बीप का। राघव को ऐसा देखते ही अजय की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। बेड के पास एक चेयर पड़ी थी। अजय वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है उस चेयर पर। वो राघव को देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन रिंग करता है। वो तुरंत अपना फ़ोन पॉकेट से निकालता है और उसे साइलेंट करता है। फ़ोन की स्क्रीन पर नाम फ्लैश कर रहा था, शार्विका बॉस। अजय फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो कॉल को पिक करता है। दूसरी साइड से शार्विका बोलती
थोड़ी सीरियस और टेंस टोन में। अजय, आरू कहाँ है? उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? अजय जैसे ही शार्विका की वॉइस सुनता है, उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। शार्विका फिर से पूछती है, सामने से कहती है, अजय, आरू कहाँ है? और राघव, वो भी मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। दोनों के दोनों कहाँ हैं? यहाँ अजय खामोशी से राघव के रूम की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर डर अलग ही दिख रहा था। उसकी जुबान सूख जाती है और गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैम, वो मैम। यहाँ अजय की मैं सुनते ही शार्विका को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बोलती है, वॉट अजय? यह शार्विका की आवाज़ सुनते ही अजय डर के मारे तुरंत बोलते, हाँ मैम, आरव अपने रूम में ही होंगे। कल रात पार्टी थी ना, तो शायद फ़ोन डेड होगा और आप तो जानती हैं उन्हें चार्ज रखने की आदत नहीं है, वो सो रहे होंगे। यहाँ अजय को घबराता देख शार्विका अपनी शक भरी अंदाज में बोलती है, पर वो इतनी देर तक नहीं सोता। यहाँ अजय बोलता है, हाँ मैम, वो शायद शावर ले रहे होंगे और आप तो जानती हैं उन्हें फ़ोन चार्ज करने की आदत नहीं है। वो फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाते, इसलिए उनका फ़ोन शायद बंद होगा। शार्विका बोलती है, मे बी, बट राघव कहाँ है? वेयर इज़ ही? वो मेरा फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रहा? बात कराओ उससे। अजय ये बात सुनते ही घबरा जाता है। अब उसका गले में बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है, मैम, वो मैम। यहाँ शार्विका ये सब सुनते ही तेज़ आवाज़ में कहती है, अजय, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? यहाँ अजय घबरा कर तुरंत झूठ का सहारा लेते हुए बोलते हैं, नहीं बॉस, हाँ अब याद आया, राघव सर वहीं पार्टी वेन्यू में रुक गए थे, तो शायद वो भी सो रहे होंगे। काफ़ी लेट नाइट तक पार्टी चली थी ना। यहाँ शार्विका थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, ओके, तो मेरी बात कराओ आरू से। यहाँ अजय अपने झूठ में फंसता जा रहा था। वो तुरंत नया बहाना बनाते हुए बोलता है, मैम, मैं अभी बाहर आया था, रूम से बाहर आया था, मैं होटल में नहीं हूँ। आरव बॉस ने मुझे कुछ काम दिया था तो मैं बाहर आया था। मैं उनसे आपकी बात अभी नहीं करा पाऊँगा। यहाँ ये सब बातें सुनकर शार्विका बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन एक खतरनाक टोन में कहती है, फाइन, आई टॉक टू यू लेटर। और हाँ, आरू का ख्याल रखना। अगर मुझे ज़रा भी कुछ भी सस्पिशियस लगा ना, देन यू नो व्हाट आई मीन। यहाँ अजय घबरा कर बस यही कह पाता है, यस बॉस, और कॉल कट हो जाता है। जैसे ही कॉल कट होता है, अजय गहरी सांस लेता है, जैसे मौत के मुंह से बचकर आया। अजय टेंशन से इधर उधर घूमने लगता है। वहीं राघव के रूम के बाहर और बार बार आरविका के नंबर पर कॉल कर रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, जैसे उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। वो बस वहीं उस रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था और आरविका को कॉल कर रहा था। इधर दूसरी तरफ दीदी माँ खुशी से बात करने के बाद उससे बोलती है, सुन, तू लखन काका के घर जा, उधर आराम कर, वो अपने काम पर चले गए होंगे तो उनके घर पर कोई नहीं होगा। दीदी माँ की बात सुनकर खुशी बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, मैं यहीं रहूँगी। दीदी माँ बोलती है, उनके घर चले जा और आराम कर। खुशी बोलती है, ठीक है माँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। थोड़ा उसके पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। यहाँ दीदी माँ उसे देखती हैं तो उसे होल्ड करती है, उसे सहारा देते हुए लखन काका के घर पर लेकर जाती, जो एक कमरे का छोटा सा घर था। दीदी माँ उस घर के अंदर ले जाकर उसे चारपाई पर लिटा देती हैं और बोलती हैं, तू रेस्ट कर, मैं बेटू के हाथ से खाना भेजती हूँ, और हाँ, हकीम बाबा से दवाई भी मंगवाती हूँ। यह खुशी थोड़ी कमज़ोर और दर्द भरी आवाज़ में कहती है, नहीं माँ, मैंने दवा करवा ली थी, आप बस आरव को देखिए, मुझे भूख भी नहीं है। यहाँ दीदी माँ थोड़ा सख्त लेकिन प्यार से बोलती है, चुपचाप आराम कर, मैं खाना भेजती हूँ।
फिर वो वहाँ से चली जाती है बाहर की तरफ। इधर आरव के दिमाग में कुछ पुरानी बातें घूम रही थी। वो सर पकड़े हुए आंखें बंद करे हुए उस चारपाई पे बैठा था। तभी ये सब देखकर बेटू उसके पास आता है और उस चारपाई पर साइड में बैठ जाता है और आरव के हाथ पर हाथ रखता है। उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों को आरव के हाथों पर रखता है। उन्हें पकड़ते हुए बोलता है, आप शांत हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा और आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मेरी खुशी दीदू बुरी नहीं है, आप उन पे गुस्सा मत करिए, वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ आरव के कानों में जैसे ही बेटू की आवाज़ जाती है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर बेटू की तरफ देखने लगता है। और इसी वक्त ही दीदी माँ वापस आ जाती है। उनकी कदमों की आहट आरव सुन लेता है और उनकी तरफ मुड़कर देखता है। दीदी माँ उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देती है और जाकर साइड में रखे दवा और काढ़ा को उठाकर लाती है और आरव के सामने रख देती है और कहती है, पहले ये दवा ले लो। आरव काढ़े को देखते ही और उस दवा को देखते ही अपना मुंह फेर लेता है। उसकी आंखों में एक दर्द था। आरव को ऐसा करते हुए देख दीदी माँ बोलती है, क्या बस एक पल का विश्वास था जो टूट गया? तुमने मुझे दीदी माँ बोला था आरव। दीदी माँ की बातें सुनकर आरव उनकी तरफ देखता है, कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। फिर दीदी माँ उसके चेहरे की तरफ देखकर प्यार से कहती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, जितना मुझे पता है, जितना मैं खुशी के बारे में जानती हूँ। जब से वो मिली है आज तक का सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी, पर पहले ये दवा लो, तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत है आरव। उनके ये लफ्ज़ सुनकर आरव चुपचाप दवा ले लेता है। दीदी माँ बड़े प्यार से उसका चेहरे को थोड़ा सा होल्ड करके काढ़ा पिलाती हैं, फिर गिलास साइड में रखकर उसे पानी देती हैं। पानी पिलाने के बाद उसे बड़े प्यार से चारपाई पर लिटाकर बोलती है, पहले आराम करो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ कुछ ही देर में ही आरव की आंखें बोझल हो जाती हैं, यानी कि बंद हो जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। आरव बड़ी गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ आरव के सोने के बाद दीदी माँ किचन की तरफ जाती है, जो उनका छोटू सा उसी कमरे में साइड में किचन था। वो उधर जाती हैं जहाँ उनका खाना बना हुआ रखा था। वो एक प्लेट निकालती हैं और उस खाने को उस प्लेट में सर्व करती हैं। फिर अपने पास बेटू को बुलाती और कहती हैं, उसके हाथ पर प्लेट रखते हुए प्यार से कहती हैं, बेटू ये खाना खुशी दीदी को दे आओ, वो लखन काका के घर पर है। बेटू मासूम सी मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ माँ अभी जाता हूँ, और प्लेट लेकर चलता बनता है। जब बेटू लखन काका के घर पहुँचता है तो देखता है खुशी चारपाई पर लेटे हुए आराम कर रही है। उसके माथे पर बैंडेज थी और सांस लेने का अंदाज ऐसा दिखता है जैसे वो सो रही हो, पर कमज़ोर भरी सांसें थी। बेटू बिल्कुल धीमी से धीरे धीरे अंदर आता है। अपने पैरों की आहट भी ना सुनाई दे, इतना धीरे चल रहा था, और जाकर प्लेट को साइड में रखता है और उसके कान के पास, यानी खुशी के कान के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, दीदू छोले हो, दीदू छोले हो, दीदू सो रहे हो क्या? यहाँ बेटू की आवाज़ सुनकर खुशी उठ जाती है। आंखों को खोलती है, हल्की नींद भरी आवाज़ में बोलती है, नहीं उठ गई हूँ। और तू इतना धीरे क्यों बोल रहा था? बेटू मासूमियत से कहता है, इसलिए अगर आप सो रही होती तो आपकी नींद ना टूट जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा था। यहाँ खुशी उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। बेटू तुरंत प्लेट उठाता है, उसके पास बेड पर बैठ जाता है और कहता है, लीजिए दीदू, माँ ने खाना भेजा है, खा लीजिए। यहाँ खुशी उठती है और एक उबासी लेती है, फिर उसके हाथों से प्लेट लेते हुए कहती है, हाँ अब तो बहुत भूख लग रही है। बेटू उसकी तरफ एक क्यूरियस नज़र से देखते हुए कहता है और पूछता है, दीदू
आपको इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई? यहाँ खुशी उसकी बात सुनते ही उसकी तरफ देखने लगती है। वो कुछ बोले उसके पहले ही बेटू पूछता है, और जो हमारे घर पर है वो आप पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? यहाँ खुशी उसकी तरफ एक पल देखती रहती है, फिर प्यार से उसके चेहरे पर थपथपाते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ बेटू, मुझे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं ठीक हूँ। और हाँ, जो आरव है ना, वो हमसे थोड़ा नाराज़ है। हमारे पुराने दोस्त हैं, हम उनसे इतने दिनों से मिले नहीं हैं ना, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा है। इसी वजह से ना वो हमसे बात नहीं करना चाहते, वो थोड़ा नाराज़ हो गए हैं। यहाँ बेटू सीधी सी बात बोलता है, तो आप उनको मना लो ना, आलू को। जैसे ही वो आलू सुनती है खुशी हंसी रोक नहीं पाती और बोलती है, अरे आलू नहीं, आरव, आरव है वो। यहाँ बेटू थोड़ा जिद से कहता है, हाँ हाँ आलव, आलू। फिर थोड़ा दोनों हंसते हैं। खुशी खाना खाना शुरू करती है तो बेटू तुरंत रोक देता है और कहता है, अरे रुको रुको। खुशी हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ? यहाँ बेटू प्लेट पकड़कर थोड़ा नीचे करता है और अपने हाथों में ले लेता है और नीचे रख देता है। अपने छोटे छोटे हाथों से निवाला बनाता है, उस पर फूंक मार के थोड़ा ठंडा करता है और खुशी के सामने ला कर कहता है, थोड़ा गलम है और आपको चोट लगी है ना, आपको पेन होगा, आप मेरे हाथ से खा लो दीदू। यहाँ खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उससे अपने बीते हुए पल याद आते हैं, जब भी वो बेटू को उसके लिए कुछ करते देखती थी। फिर खुशी वो निवाला खा लेती। बेटू अपने छोटे छोटे हाथों से खुशी को खाना खिला रहा था। और यहाँ मॉल के अंदर कबीर दोनों को पहली वाली शॉप में ढूंढता रहता है, पर ना नायरा मिलती है ना महक। कबीर गुस्से में फिर कॉल करता है नायरा को और कहता है, अब कहाँ ले गई ये राजधानी एक्सप्रेस तुझे? कॉल स्पीकर पर होता है तो महक भी सुन लेती है और तुरंत चिल्लाते हुए बोलती है, ओए कछुए, चुपचाप इस शॉप पे आ जा, और तुरंत कॉल काट देती है। नायरा हंस के कहती, तू ना बस, और दोनों की हंसी नहीं रुकती। और इधर जैसे ही कॉल कट होता है कबीर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। वो गुस्से में बोलता है, रुक जा जंगली बिल्ली, अभी आता हूँ, और सीधा उनकी तरफ निकल पड़ता है। इधर शॉप के अंदर महक और नायरा कुछ ड्रेसेस देख रहे थे। तभी महक की नज़र एक ड्रेस पर पड़ती है जो उसे पसंद आ जाती है। वो नायरा से कहती है, तू रुक, मैं ट्राई करके आती हूँ, और वो ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ नायरा कुछ कपड़े देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही ट्रायल रूम से महक निकलती है, एक फैशन मॉडल जैसे एटीट्यूड में कैट वॉक करते हुए अनायरा के सामने घूमती है और कहती है, तो कैसी लग रही हूँ मैं? अनायरा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर पेट पकड़कर हंसने लगती है और कहती है, सच बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का गिफ्ट रैपर एक डॉल को पहना दिया हो। उसी वक्त पीछे से कबीर क्लैप करते हुए आता है, बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है सीधा गिफ्ट शॉप से उठा कर लाए हो, फुल्ली रैप्ड गिफ्ट हैम्पर। और ज़ोर से हंसने लगता है। ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। यहाँ अनायरा और कबीर मिलके डबल अटैक कर रहे थे। महक का मुंह फूल जाता है और वो बोलती है, अच्छा जी, तुम दोनों ना जेलस हो, एक नंबर के जेलस लोग। यहाँ अनायरा मजाक उड़ाते हुए बोलती, हाँ हाँ जेलस इसलिए क्योंकि तुझे देखकर लगता है बाय वन गेट वन फ्री वाली सेल चल रही है। यहाँ कबीर लिटरली फ्लोर पर बैठ जाता है, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। वो बोलता है, वाह अनु, डायलॉग फुल टाइट मारा है। यहाँ महक का मुंह तो फूला ही था, पर अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, हेलो, ये ड्रेस 2000 का है। कबीर जैसे ही महक की बात सुनता है वो उसकी टांग खींचते बोलता है, तो 2000? अनु, गिफ्ट रैपर के 2000 देगी है, हम तो 100 रुपये भी ना दें इस रैपर के। यहाँ अनायरा भी कबीर का साथ देते हुए महक की टांग खींचती है और बोलती है, यार ब्रांडेड गिफ्ट रैपर है कबीर, समझा कर। यहाँ कबीर फिर से हंस कर कहता, हाँ समझ गया, महक का टेस्ट भी ना बड़ी महंगी चॉइस है महक तेरी। और ये दोनों हंस रहे होते, तभी सेल्स गर्ल बीच में आ जाती, अपनी हंसी रोक नहीं पाती लेकिन प्रोफेशनल टोन में बोलती है, मैम प्लीज़ ट्रायल रूम के बाहर कॉमेडी शो बंद कीजिए,
बाकी कस्टमर भी ट्राई कर रहे हैं और उसकी हंसी भी निकल जाती है। सेल्स गर्ल की बात सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। सेल्स गर्ल भी उनकी मस्ती देखकर खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती। अनायरा मैक को थोड़ा छेड़ते हुए बोलती है, चल चल जा चेंज करके आ दिवाली के गिफ्ट रैपर को। मैक उसे घूरती है और कहती है, बस कर अब, और थोड़ा सा गुस्से वाला लुक देती है। फिर ट्रायल रूम में जाकर ड्रेस चेंज करती है और वापस कैजुअल मूड में आ जाती है और अपने कैजुअल क्लॉथ में भी। मैक ट्रायल रूम से बाहर आती है। वापस आकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर नॉर्मल शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी जैकेट्स चेक करता है, नायरा टॉप्स और एक्सेसरीज देख रही होती है और मैक अपना परफेक्ट ड्रेस ढूंढने लगती है। उनके बीच मस्ती और नोक झोंक चलते रहते हैं। कभी कभी किसी ड्रेस को लेकर नायरा को मजाक उड़ाते हुए तंग करता है तो कभी महक उसका चॉइसेस पर रोस्ट कर रही होती थी। मॉल के वो कॉर्नर पर तीनों की हंसी मजाक की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। तीनों अच्छे से शॉपिंग करने लगते हैं। और इधर हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम के बाहर अजय टेंशन में बार बार कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। तभी सिक्योरिटी चीफ आता है और अजय के पास खड़ा होकर बोलता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बॉस की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। वो कहाँ है किस सिचुएशन में पता करता हूँ। आप तब तक डॉक्टर से मिल लीजिए। अजय हल्का सा हाँ में सर हिलाकर बोलता है और वहाँ से चला जाता है डॉक्टर के कैबिन की तरफ। यहाँ सिक्योरिटी चीफ तुरंत अपना फ़ोन निकालता है, कुछ क्विक इंस्ट्रक्शन देता है और फिर अपने 4 ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स को इमरजेंसी रूम के बाहर तैनात कर देता है। वो उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, बी अलर्ट, किसी को भी बिना चेक किए अंदर नहीं जाने देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हर चीज़ चेक करके ही अंदर जाएगी। इट इज़ क्लियर, बॉडीगार्ड्स बोलते हैं। ओके सर। सिक्योरिटी चीफ एक बार लास्ट नज़र इमरजेंसी रूम की तरफ डालता है और फिर हैवी स्टेप्स के साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ जाता है बाहर की तरफ। इमरजेंसी रूम के बाहर अब 4 हेविली बुल्ड गार्ड्स खड़े हुए थे। उनकी आंखें बार बार कॉरिडोर को स्कैन कर रही थी। वो पूरा एरिया एक टेंशन, साइलेंस और हाई अलर्ट जोन बन गया था। और इधर आरव के पास दीदी माँ चारपाई में बैठी हुई थी। हाथ में पंखा लेकर वो आरव को हवा कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही आरव की आंखें खुलती हैं और उसकी पहली नज़र दीदी माँ पर पड़ती है, जो प्यार से उसे देख रही थी। आरव धीरे से उठकर बैठ जाता है। दीदी माँ तुरंत उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पर आरव कहता है, अब मैं ठीक हूँ। दीदी माँ फिर एक स्माइल पास करती है और साइड में रखे पानी के गिलास को उठाकर आरव को देती। आरव एक ही सांस में पूरा पानी पी जाता है। फिर सीधा दीदी माँ की आंखों में देखकर कहता है, आपने बोला था आप मुझे सब बताएंगी। दीदी माँ यहाँ हंसकर बोलती है, बहुत जल्दी रहती है हमेशा से, है ना आरविका। यहाँ आरव अपना नाम सुनकर थोड़ा चौंकता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, जैसे ये नाम उसके अंदर कुछ हिला गया हो। दीदी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर आरव को एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। दीदी माँ उसके चेहरे को देखकर आहिस्ता से बोलती है, तुम्हारा गुस्सा करना सही है, पर किसी फैसले पर पहुँचने से पहले तुम्हें दोनों पहलू, मतलब दोनों तरफ की सच्चाई जाननी चाहिए। यह आरव सीरियस टोन में कहता है, मतलब। दीदी माँ एक गहरी सांस लेती है, फिर अपनी बातें कहना शुरू करती है। आज से करीब 10-11 महीने पहले मैं एक जगह काम करती थी। उसके बगल की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी। जिधर मैं काम करती थी उस सेट की बिल्डिंग भी उसी जगह पर थी। उस फैक्ट्री में आग लगने से मेरे सेट की भी बिल्डिंग आग में आ गई थी। मैं बस देखने गई थी कि सब ठीक है कि नहीं। वापस लौट रही थी तभी थोड़ी दूर कचरे के ढेर के पास मुझे एक लड़की मिली, बेहोश, पूरी तरह जख्मी, बिल्कुल टूट चुकी सी, बिल्कुल वैसी ही जैसे तुम मुझे कल रात मिले थे, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। यहाँ आरव की सांसें थोड़ी गहरी हो जाती है। वो बिना टोके सिर्फ दीदी माँ की बातें सुन रहा था। दीदी माँ की आवाज़ में अब थोड़ा दर्द भी झलक रहा था और ममता भी। वो कहती, उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, इलाज करवाया,
पर पता नहीं क्यों कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे, जैसे वो चाहते हों कि उसकी जान ले ले। वो उसकी जान के पीछे पड़े थे, वो उसे मारना चाहते थे। पुलिस कंप्लेन करने का सोचा था, पर उस वक्त उस लड़की की जान बची रहे ये ज़्यादा ज़रूरी लगा। इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। उसका कोई नाम एड्रेस कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने उसका नाम खुशी रखा। यहाँ आरव शांत था, वो दीदी माँ की सारी बातें सुन रहा था। खुशी को ठीक होने में 3-4 महीने लग गए। तब से वो मेरे साथ ही रह रही है। बहुत अच्छी लड़की है, मुझे और बेटू को दोनों को खुश रखती है। बेटू को पढ़ाती है, और तुम जानते हो बेटू को पढ़ाई कितनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो बचपन से पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ा नहीं पाती इसलिए ये उसे पढ़ाती। और जब से ये आई है मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई हैं, इसलिए मैंने इसका नाम खुशी रखा। दीदी माँ आरव की आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मैं जानती हूँ तुम इसे पहचानते हो और तुम इससे गुस्सा भी हो, पर आरव तुम्हें सिर्फ अपने दर्द नहीं, उसका दर्द भी समझना होगा। तुम्हें दोनों की तरफ की कहानी देखनी होगी। और ऐसी बहुत सारी बातें कहती हैं। आखिरी में जब वो उठ रही होती हैं तो आरव की तरफ सिर्फ एक बार देखते हुए बोलती है, अगर तुम सारी बातें एक तरफ रख कर सोचोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा आरव। दोनों पहलू को सुनने के बाद अगर तुम शांत रहकर सोचो तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे आरव। और वो ऐसा कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ आरव चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखों में उलझन थी, पर अंदर कुछ टूट रहा था, और सर झुकाकर चुप बैठा रहता है। दिल में तूफान था, पर जुबान खामोश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और इधर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग मैराथन चल रही थी। अनायरा और महक एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप, ऐसे ही 2 से 3 घंटे से घूम रही थी। कभी कपड़े, कभी सैंडल्स, कभी ईयरिंग्स ले रही थी। और बेचारा कबीर बस उनके पीछे पीछे बैग्स उठाकर घूम रहा था, जैसे फुल टाइम कूली बना दिया हो। अनायरा और महक हर शॉप को कम से कम 2 बार विजिट कर चुकी थी। जैसे महक एक ही दिन में साल भर के कपड़े लेने का प्लान बना के आई हो। यहाँ कबीर का हाल ख़राब था। तभी महक बोलती है, यार मुझे एक बैग लेना है, 4th फ्लोर पे एक शॉप पे डिस्प्ले पे देखा था, चलना अनायरा। यहाँ अनायरा एक्साइटेड होकर बोलती, हाँ चलना। और दोनों सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कबीर थोड़ा दूर पीछे चल रहा था, एकदम फट जाता है क्योंकि उसने ये बात सुन ली थी। ओए रुको, अब बस करो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन अनायरा और महक बिना उसकी सुने लिफ्ट में चली जाती हैं और अपनी शॉपिंग के लिए ऊपर फ्लोर पर निकल जाती हैं। यहाँ कबीर थोड़ा टांग घसीट कर ना चाहते हुए भी उनके पीछे उस शॉप तक पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है अनायरा और महक बैग खरीद कर निकल रही होती है। तभी कबीर उनके सामने जाकर रुक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस, क्या तुम दोनों साल भर की शॉपिंग आज ही ख़त्म करोगी? मैं थक गया हूँ। तुम लोग ने मुझे फुल टाइम कूली समझ रखा है क्या? बना रखा है। ये कहकर वो सारे शॉपिंग बैग्स फ्लोर पर डाल देता है। फ्लोर पर सारे बैग्स गिर जाते हैं। महक चीख कर बोलती, ओए ये क्या किया, सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और वो अपने शॉपिंग बैग्स उठाने लगती है, लेकिन उसके फेस पे हंसी आ जाती है कबीर को ऐसा करते हुए देख। यहाँ कबीर बोलता है, बैग्स की पड़ी है, मेरी नहीं, मेरी हालत नहीं देखी जाती तुम लोग से। यहाँ अनायरा भी खुद की हंसी नहीं रोक पाती और कहती है, ठीक है, चल आज के लिए इतनी शॉपिंग इनफ है, बाकी की बाद में कर लेंगे। यहाँ कबीर शॉक्ड फेस बनाकर अनायरा की तरफ देखता है और कहता है, बाकी मतलब अभी भी कुछ रह गया है? और क्या बचा खरीदने के लिए? पूरा मॉल खरीद लो ना। हमारे शॉप को 2-2 बार तो विजिट कर ही चुके हैं, बचा क्या है? सारा मॉल खरीद के तुम लोग घर में रख लो ना अपने, कि साल भर की शॉपिंग एक दिन में करते हो, आना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ महक बैग्स उठाते हुए काउंटिंग मोड में बोलती है, अरे अभी तो शूज़ ले रहे हैं, फिर एक क्लच, फिर थोड़ी ज्वेलरी, और उसकी ऐसी काउंटिंग चालू रहती है। यहाँ कभी ये बातें सुनकर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है ज़ोर से चिल्लाकर, बस तुम्हारी शॉपिंग तुम खुद ही करना, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी नहीं आऊँगा। यहाँ नायरा और महक कबीर को ऐसा देखते हुए दोनों हंसने लगते हैं।
उन दोनों से अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोकी जाती, वो फट फट कर हंस रहे थे। यहाँ कबीर बच्चे की तरह अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोलता, थोड़ा नखरे करते, मुझे भूख लगी है, चल राजधानी एक्सप्रेस, अब मेरी पार्टी की बारी, मुझे कुछ खिलाते। या महक उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, हाँ हाँ कछुए, पहले बैग्स उठा ले। कबीर उसे लुक देता है, फिर ये तीनों बैग्स उठाते हैं थोड़े थोड़े और फूड कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। या अनायरा कहती है, यार चलो फूड कोर्ट की तरफ नहीं जाते हैं, अपने फेवरेट कैफ़े में ही चलते हैं। लेकिन महक तुरंत बोलती है, नहीं, हर बार वही बोरिंग जगह, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं, और मेरी ट्रीट है तो मैं डिसाइड करूँगी कहाँ जाएंगे। या कबीर और नायरा एक साथ कहते हैं, तो बता फिर कहाँ चलना है। या महक प्राउड टोन में कहती है, इस मॉल में एक न्यू आउटलेट खुला है, बहुत ही वायरल है, लास्ट वीक मेरी फ्रेंड भी गई थी, वहीं चलते हैं। यहाँ नायरा और कबीर एक दूसरे को देखते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है चलो। और ये तीनों हंसी मजाक करते हुए सीधा फूड कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ एक न्यू फ्रेंचाइजीज खुली थी, आउटलेट खुले थे उधर। और इधर दूसरी तरफ आरव सिर्फ सोच रहा था, तभी दीदी माँ उसके कपड़े लेकर आती है जो उन्होंने वॉश कर दिए थे, और कुछ एक्सेसरीज जो उन्हें मिली थी आरव के कपड़ों के अंदर। वो आती हैं और चारपाई पे रखते हुए कपड़े बोलती है, ये तुम्हारे कपड़े जो मैंने धो दिए थे, और ये कुछ सामान जो तुम्हारे कपड़ों के अंदर मिला था। आरव सबसे पहले वो सामान उठाता, उसमें कुछ और नहीं, उस डीलर का फ़ोन था और एक पिक जो फट चुकी थी। आरव उन कपड़ों को देखने के बाद कहता है, दीदी माँ कहती है, मैं एक बार तुम्हारे घाव देख लूँ, फिर तुम कपड़े पहन लेना। आरव कहता है, दीदी आरव की पट्टी खोलती है, उसके घाव को चेक करती है और कहती है, घाव भरने लगे हैं, पर थोड़ी सी लेप और लगानी पड़ेगी, जिससे ये घाव फिर से हरे ना हो जाए। आरव कहता है, ठीक है। दीदी माँ वही जड़ी बूटी वाला लेप लाती है और आरव को लगाती है जहाँ जहाँ उसे जख्म थे, और वापस उसे अच्छे से पट्टी कर देती है, जिससे वो जख्म फिर से हरे ना हो जाए। फिर वो आरव को उसकी शर्ट देती है। आरव अपनी शर्ट लेता है और पहनने लगता है, पर उससे वो पहनी नहीं जा रही थी। फिर दीदी माँ उसकी हेल्प करती है, अच्छे से उसे पहनाती है। तभी उधर खुशी आ जाती है। आरव और दीदी माँ उसे देखते हैं, पर आरव शांत रहता है, उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, ना ही गुस्सा ना ही दर्द, एकदम न्यूट्रल एक्सप्रेशन। यहाँ दीदी माँ भी देखती हैं और आरव को शांत देखकर वो एक स्माइल देती है। यहाँ खुशी आरव के पास आकर खड़ी हो जाती है। दीदी माँ कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। और वो उस छोटे से रूम से बाहर निकल जाती है, गेट बंद करते हुए। यहाँ आरव खुशी को देख रहा था। खुशी उससे पूछती है, क्या मैं बैठ जाऊँ? आरव उसे कुछ नहीं कहता, इसलिए वो आरव के पास खुद ही बैठ जाती है, बिना उसके कहने पर भी। यहाँ ये दोनों एकदम साइलेंट बैठे हुए थे। 2 से 3 मिनट निकल जाते हैं, दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। यहाँ आरव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, तुमने अपना असली नाम क्यों नहीं बताया? यहाँ खुशी थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, धीरे से जवाब देती है, जब से मैं माँ के साथ हूँ, उन्होंने तब से मुझे खुशी कहकर बुलाया है। उन्हें मेरा सच, मेरा असली नाम, सब कुछ पता है आरव। बस शुरू में मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई थी सच कहने की, पर वक्त के साथ उन्हें खुद ही सब कुछ समझ आ गया। उनसे मैं कुछ भी छुपा नहीं पाई। धीरे धीरे सारे सच उनके सामने आते गए। आरव सिर्फ उसे देख रहा था। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, पर आरव के चेहरे पर अब भी शक था। उसके मन में एक शक था, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। खुशी आरव को बहुत कुछ बातें बताती है, जैसे दीदी माँ ने उसको सारी बातें बताई थी। वो आधी से ज़्यादा वही बातें आरव को बता रही थी। वो उसे दीदी माँ की तरह सब बातें समझाती है और बहुत सारी बातें बोलती है। फिर खुशी अपने हाथ बढ़ाकर आरव के सर पर लगी चोट को छूने जाती, मगर आरव तुरंत उसके हाथ पकड़ लेता है और रोक देता है। यहाँ खुशी की आंखों में नमी आ जाती और वो कहती है, हाँ मुझे पता है, जब तक तुम खुद सबूत के साथ सच्चाई जान नहीं लोगे, तब तक मुझ पर भरोसा नहीं करोगे।
पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूँगी। यह कहकर खुशी धीरे से उठकर जाने लगती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी आरव उसे रोकता है। रुको। यहाँ खुशी की आंखों में एक होप थी। वो पलटकर तुरंत आरव की तरफ देखती है। यहाँ आरव कहता है, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मुझे होटल वापस जाना होगा, वरना मेरे लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएंगे। खुशी ये बात सुनकर एक शांत आवाज़ में कहती, हाँ, रात होते ही दीदी माँ तुम्हें होटल ड्रॉप कर देगी, तब तक थोड़ा आराम कर लो। और ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगती है। फिर कहती है, थोड़ी देर में ही रात हो जाएगी, तुम्हें सेफली दीदी माँ ड्रॉप कर देंगे। और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ आरव धीरे से उठता है, अपने कपड़े पहनने लगता है। चोट की वजह से उसे दर्द होता है, लेकिन वो दर्द दबा कर अपनी पैंट पहन लेता है। फिर वापस चारपाई पर बैठ जाता है और चुपचाप सोचने लगता है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर थोड़ा सीरियस टोन में अजय से कहता है, मिस्टर अजय, मिस्टर राघव के लिए अल्कोहल अब बिल्कुल डेंजरस है। अगर उन्होंने दोबारा कंज्यूम किया तो उनकी जान भी जा सकती है। आज तो आप समय पर ले आए, वरना स्टेजेस क्रिटिकल हो सकती हैं। यहाँ डॉक्टर की बातों में गुस्सा भी था और वार्निंग भी। वो अजय को थोड़ा डांट कर कहते हैं, ध्यान रखिए इनका, नेक्स्ट टाइम तो इन्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। यहाँ अजय हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहता है, जी डॉक्टर, अगली बार से हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर राघव को इमरजेंसी से दूसरे प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। अजय उसी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सिक्योरिटी चीफ उसके सामने आ जाता है। सिक्योरिटी चीफ थोड़ा तेज़ी में बोलता है, सर, बॉस के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। अजय तुरंत कहता है, क्या, कहाँ है वो, कुछ लोकेशन मिली? सिक्योरिटी चीफ सर हिलाकर कहता है, नहीं सर, लोकेशन तो नहीं, पर ये मिला है। वो एक फ़ोटो निकालता है जो सीसीटीवी फुटेज की फ़ोटो थी। अजय टैब की स्क्रीन की तरफ देखता है। उसमें आरव खड़े हुए क्लब के बाहर दिख रहा था। अजय की आंखें तेज़ हो जाती हैं। तो वो क्लब गया था रात में। तुम लोगों ने उस क्लब में जाकर पता क्यों नहीं किया? सिक्योरिटी चीफ थोड़ा टेंस होके कहता है, सर एक मिनट। वो एक अपने टैब में एक फुटेज निकालता है, एक न्यूज़ क्लिप चलाता है। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। सिटी के मशहूर नाइट क्लब में रेड। क्लब के पार्किंग एरिया में 2 ड्रग्स के ट्रक्स पकड़े गए हैं और क्लब पूरा खाक हो चुका है। पता नहीं किसने ये किया है। सिक्योरिटी चीफ धीरे से ये बोलता है, सर, अब हम डायरेक्टली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर हम इतना पक्का कह सकते हैं कि बॉस रात में वहीं गए थे। अजय एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, पर इस क्लू को फॉलो करो, चाहे पुलिस के थ्रू या साइड से, मुझे आरवी का तक पहुंचना ही होगा। सिक्योरिटी चीफ सर हिलाकर बोलता है, ओके सर, और वहाँ से निकल जाता है। अजय थोड़ा सोचता है, इधर उधर देखता है, फिर राघव के रूम की तरफ निकल जाता है। मतलब वो राघव के रूम में चला जाता है जहाँ राघव एडमिट था। और इधर मॉल में फूड कोर्ट में अनायरा, कबीर और महक एक नए आउटलेट पर बैठ जाते हैं जाकर। वो एक फैंसी रेस्टोरेंट था। फुल एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी। फर्नीचर से लेके इंटीरियर तक सब कुछ एस्थेटिक था। यहाँ कबीर मेन्यू उठाकर देख रहा था और महक बड़ी एक्साइटमेंट में कबीर से वो मेन्यू छीन लेती है। यहाँ कबीर गुस्से से कहता है, यार मुझे तो देखने दे, मुझे भी तो ऑर्डर करने दे। यहाँ अनायरा महक के बाजू में ही बैठी थी, इसलिए वो मेन्यू में झांकते हुए हंसती है और कहती है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। महक अपनी आंखें चमका कर बोलती है, मैं तो पेरी पेरी पनीर मोमो खाऊंगी। अनायरा कैजुअली बोलती है, मैं सेजवान मोमो खाऊंगी। कबीर थोड़ी तंग आकर बोलता है, बस हर बार मोमो 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 यही खाते रहते हो तुम दोनों। और वो मेन्यू ले लेता है। जब वो मेन्यू में मोमोज के नाम पढ़ता है और उसमें पिक्स देखता है तो उसके मुंह से भी लार टपकने लगती है। तो वो भी बोलता है, तो मैं भी तंदूर मोमो ही ले लूँगा। ये बात सुनकर दोनों बोलते हैं, वाह, हमें बोल रहा था और खुद भी मोमोज ही खाएगा। यहाँ वेटर आता है, कबीर तीनों का ऑर्डर करता है और वेटर वहाँ से चला जाता है। ऑर्डर आने से पहले महक तंग करते हुए बोलती है, बड़ा बोल रहा था मोमो मोमो, अब खुद ने भी वही ऑर्डर कर लिया। कबीर अपने डमी पर हाथ रखकर बच्चों की तरह एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे मोमोज की इतनी सारी वैरायटी देखकर भूख डबल हो गई। तीनों ज़ोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उसके एक्सप्रेशन ही एक बच्चों की तरह थे।
यहाँ थोड़ी देर में खाना आता है। मैं अपने हाथ रब करते हुए थोड़ा एक्साइटमेंट में जल्दी से मोमोज का एक बाइट उठाती है, यानी एक पीस उठाती है और कहती है मुझे तो बड़ी भूख लगी है, पर पहले पिक बना लूँ। और वो वापस बाइट को रखते हुए कहती है रुक यार, मुझे स्नैप बनाने दे। या कबीर और नायरा कहते हैं एक साथ, वो स्नैप क्वीन जल्दी पिक ले, हमारी भूख से जान निकल रही है। मैं एक नखरे करते हुए बोलती हूँ ओके बाबा, कर रही हूँ। अनसोशल लोग, बस 1 मिनट। और कुछ फ़ोटोज़ निकालती है, कुछ पिक्स निकालती है, स्नैप बनाती है। यहाँ कबीर तंग करके बोलता है हो गया स्नैप की देवी का फ़ोटोशूट या कुछ और भी बाकी है? महक बोलती है जी बिल्कुल कछुए के देवता। अनाया हंस कर बोलती है बस करो तुम दोनों, अब खाना खाओ। यहाँ कबीर और नायरा एक एक मोमोज उठाते हैं अपनी अपनी प्लेट से। महक भी उठाती है। कबीर और नायरा फूंक मार रहे होते हैं, पर महक बिना ही फूंक मारे पहले बाइट लेती है। मोमो गर्म होने से उसकी जुबान जल जाती है। वो मैनेज करके बोलती है गर्म है पर टेस्ट तो है। पर जैसे ही वो टेस्ट करती है तो उसे अजीब सा टेस्ट आता है। फिर वो दूसरी बाइट जैसे ही लेती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसको बहुत बुरा टेस्ट आता है। मैक का मन कर रहा था कि वो बाइट वो मुंह से निकाल दे। वो तुरंत प्लेट साइड कर देती है। कबीर हैरान होकर बोलते हैं क्या हुआ? मैक एक्टिंग करके बोलती है मेरा मुंह जल गया यार, इतना तीखी चटनी भी है। अनारा उसे पानी पिला देती है, कहती है ले पानी पी, तू भी ना इतनी जल्दी में रहती है, सब्र रख। यहाँ महक एक टिश्यू लेती है और वो मोमोज को स्पिट कर देती है, यानी को इस टिश्यू पर बाहर निकाल देती है। यहाँ कबीर और नायरा भी बाइट लेते हैं। जैसे ही दोनों टेस्ट करते हैं दोनों के साथ भी सेम होता है, उन्हें भी मोमोज का टेस्ट एकदम बेकार लगता है। उनका भी मुंह खराब हो जाता है। वो दोनों ही टिश्यू लेते हैं और मोमोज को थूक देते हैं। यहाँ महक ने सड़ा हुआ फेस तो बनाया हुआ था, लेकिन नायरा और कबीर का भी यही हाल था। उनका पूरा मूड ख़राब हो जाता है और मुंह का टेस्ट भी। यहाँ कबीर बोलता है यार क्या वाहियात टेस्ट है। अनायरा बोलती है बिल्कुल बकवास। और दोनों महक को घूर के देखते हैं। यहाँ महक ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कोई टेस्ट ख़राब नहीं लगा था। वो तो कहती है इट्स टेस्टी। ऐसा सुनने के बाद अनायरा और कबीर उसकी प्लेट से एक एक मोमोज निकालते हैं और खाते हैं। जैसे ही खाते हैं उसका टेस्ट भी बिल्कुल वाहियात था। दोनों फिर से टिश्यूज़ लेते हैं और उसे स्पिट करते हैं। यहाँ मैं चुप थी। दोनों उसकी तरफ बोलते हैं, घूर के देखते हैं, कहते तेरा भी वही हाल हुआ ना? और कहते या कितना बेकार टेस्ट है। दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। मैं क्या बोलती है यार पूरा मूड ख़राब हो गया। यहाँ कभी गुस्से में बोलता है तुझे ही शौक था ना न्यू आउटलेट ट्राई करने का, अब देख 300 रुपये के 6 मोमो और ऊपर से फैंसी बाइफ के साथ इतना वाहियात टेस्ट तू ही टेस्ट कर। यहाँ नायरा बोलती है बोला था ना मैंने रेगुलर रेस्टोरेंट चलते हैं, पर मैडम को फैंसी आउटलेट ट्राई करना था। यहाँ कबीर कंप्लेन करते हुए वॉशरूम चला जाता है। यहाँ महक रोते हुए बोलती है यार पैसे बर्बाद हो गए पूरे। यह नायरा को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लोग सुबह से ऐसे घूम रहे थे और सुबह से बिना कुछ खाए लोगों ने वाहियात टेस्ट किया था, वो भी क्या उनका फेवरेट मोमोज। यह नायरा गुस्से से महक की प्लेट से एक मोमो उठाकर उसके मुंह में ठूस देती है और कहती है तू ही खाएगी अब ये सारे तेरे फैंसी वाइब वाले मोमोज, और अब भुगतो अपना फैंसी चॉइस। और गुस्सा करके मुंह उठाकर चली जाती है वहाँ से। यहाँ महक तुरंत अपना मोमोज बाहर निकालती है। वो टिश्यू लेती है और फिर पानी पी के वो भी वॉशरूम की तरफ जाती है। फिर ये तीनों वॉशरूम से बाहर आते हैं और पे करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ आरव वेट कर रहा था। तभी दीदी माँ उस घर के अंदर आती हैं और आरव से बोलती हैं चलो तुम्हारे होटल में मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आरव बोलता है आप मुझे कैसे छोड़ेंगे? दीदी माँ बोलती है तुम बाहर तो चलो। यहाँ आरव उठता है लेकिन उसे थोड़ा पेन हो रहा था। दीदी माँ उसे संभालती है। यहाँ आरव बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ। पर दीदी माँ उसे होल्ड कर लेती है और उसे बाहर तक लेके आती है। वहाँ लखन काका खड़े हुए थे अपना ऑटो लिए। आरव कहता है
आरव कहता नहीं है, बस दीदी माँ की तरफ देखता है। दीदी माँ कहती है टेंशन मत लो, कोई नहीं, मैं जाऊँगी। यहाँ रात हो चुकी थी, रात के करीब 11 बज रहे थे। दीदी माँ कहती है मैं अकेले जाऊँगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। यहाँ आरव बोलता है मैं ठीक हूँ। यहाँ खुशी बिल्कुल साइड में खड़ी हुई थी, वो आरव को दिखाई भी ना दे ऐसे छुप कर खड़ी हुई थी। दीदी माँ लखन काका से ऑटो का कीस लेती है और आरव को अंदर बिठाती है और बोलती है तुम अच्छे से बैठ जाओगे ना। आरव बोलता है मैं ठीक हूँ। यहाँ दीदी माँ वो ऑटो स्टार्ट करती है और ड्राइव करने लगती है, बिल्कुल स्लोली। वो धीरे से ड्राइव कर रही थी और थोड़ी देर बाद ही आरव उन्हें डायरेक्शन बताता है उस होटल की जहाँ पे वो स्टे कर रहा था। और थोड़ी दूर होटल से वो ऑटो को रुकवाता है और उतरकर होटल में चला जाता है दीदी माँ को थैंक यू बोलने के बाद। यहाँ मॉल में तीनों पेमेंट करने के बाद उस मॉल से बाहर आते हैं। ये नायरा और कबीर महक को ताने दे रहे थे, उस पर गुस्सा कर रहे थे। फिर महक कहती है यार अब बस करो, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। कबीर कार लेकर आता है, ये तीनों बैठते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। रात भी हो गई थी, रात में लॉन्ग ड्राइव का मज़ा अलग होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई नो स्टोरी बहुत दिनों बाद आई है और लास्ट में मेरी जवान भी थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, क्योंकि यार दिन भर काम में लगे रहना, फिर उसके बाद बहुत दिनों बाद स्टोरी भी डालना। आई नो क्या करें यार, क्लोजिंग चल रही थी यार, मंथ के एंडिंग में बहुत काम होता है। आज मेरी एक कस्टमर से बात हो रही थी, उस वाहियात इंसान ने मेरे से क्या बोला पता है, मतलब डील चल रही थी तो उसने मुझसे बोला कि मैडम मुझे आपकी वॉइस बहुत पसंद है, आप ही डील करना है करो। मैंने कहा अगली बार से मैं आपको चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। क्या करें यार, कैसे कैसे लोग होते हैं। चलो गाइस अपना ख्याल रखिए और मैं ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी स्टोरी डालने का। इस बार तो मैंने बहुत लंबी स्टोरी बना दी है आप लोग के लिए, ठीक है तो मज़े करो। ओके टेक केयर, अपना ध्यान रखो और गणेश जी की पूजा करो, मोमोज खाओ सॉरी मोदक खाओ और मज़े करो। टेक केयर।